हमूद रहमान रिपोर्ट जो है वो उसको कभी किसी ने पसंद ही नहीं किया। उसको ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने पसंद करती रही है कभी, ना ही ब्यूरोक्रेसी ने उसको पसंद किया है, और ना ही सियासतदानों ने कभी उसको ऑन किया है, क्योंकि वो एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसने सबको, तमाम जो जिम्मेदारान थे पाकिस्तान के टूटने के, पाकिस्तान के दो लख्त होने में और पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम करने के, उन तमाम के तमाम लोगों को जो है उसमें, उन तमाम इदारों को, उन तमाम लोगों को, उन तमाम अफराद को, उन तमाम शोबों को जिम्मेदार ठहराया गया। हमूद रहमान साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे जिस वक्त 1971 में पाकिस्तान जो है वो बचा कुचा जो पाकिस्तान था, उसमें जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फौज 20 दिसंबर को इक़्तिदार हवाले कर कर वैसे सदर उन्होंने हल्फ उठाया, बल्कि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने हल्फ उठाया और बाद में वो सदर बने थे। चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने हल्फ उठा लिया था 16 दिसंबर को। तो फिर उसके बाद जो है वो जिस वक्त सदर बने तो फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया जो कि सरबराही में था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब हमूद रहमान साहब। उन्होंने मुख्तलिफ लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने कुछ प्रोफेसर साहिबान से भी बातचीत की, उन्होंने मिलिट्री के लोगों को, एयरफोर्स के, नेवी के, ब्यूरोक्रेसी के, पॉलिटिशियंस के, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उन तमाम से उन्होंने गुफ्तगू की और वो एक रिपोर्ट डेवलप की। वो रिपोर्ट जो है वो तकरीबन 2000 के करीब, सन 2000 के करीब जो थी वो मुस्लिम लीग चूँकि बहुत मुतासर हुई थी, अपने इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आए थे नवाज शरीफ को, और इस्टेब्लिशमेंट ने ही जिस वक्त नवाज शरीफ को हटाकर परवेज़ मुशर्रफ को इक़्तिदार सौंपा गया तो बड़े मुखालिफ हुए थे, और उस वक्त उनको शेख मुजीब बहुत ज़्यादा याद आ रहा था। तो उन्होंने वो रिपोर्ट जो है, चूँकि वो इक़्तिदार में रहे थे तो उनके हाथ लगी हुई थी, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शाया नहीं कर सक रहे थे, तो मुस्लिम लीग ने उसको इंडिया भिजवाकर वहाँ से शाया करवाई गई थी और इंडिया ने वो रिपोर्ट शाया की। जिस वक्त रिपोर्ट शाया होगी तो परवेज़ मुशर्रफ ने भी उस रिपोर्ट को जो है वो शाया कर दिया, लेकिन उसमें कुछ वॉल्यूम ऐसे हैं, कुछ ऐसे उसके हिस्से हैं जो अभी भी जो है वो मंजर आम पर नहीं लाए गए। बहरहाल ये रिपोर्ट बड़ी अहम है, और इमरान खान चूँकि कैद में हैं और जेल में बैठे हुए हैं, उनके पास वक्त भी काफ़ी सारा होता है और कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी नहीं होती, तो बेहतरीन मौका यही होता है तमाम बड़े पॉलिटिशियंस का या बड़ी लीडरशिप का, जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम पैदा किए, नेल्सन मंडेला हो गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हो गए, जितने भी बड़े बड़े लीडर जिस वक्त जेल में गए तो वो किताबें पढ़ते थे। तो अभी इमरान खान भी किताबें पढ़ रहे हैं और उनमें से एक हमूद रहमान रिपोर्ट है जो कि वो पढ़ रहे हैं बड़ी दिलचस्पी के साथ। तो उनको कंपैरिजन नज़र आ रहा है कि जो मुझ पर गुजर रही है वो जो है वो शेख मुजीब रहमान में गुजरी थी, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ और पाकिस्तान 2 लाख हुआ। बहरहाल इसमें और भी बहुत से कसूरवार है, अगर हम सिर्फ किसी एक इदारे को या सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसमें एक बहुत बड़ा किरदार उर्दू ज़बान का है कि उर्दू ज़बान जो है वो नाफज कर दी गई थी। हालांकि उर्दू का हमारे कल्चर ट्रेडिशन से किसी का ताल्लुक नहीं है, वो किसी सूबे की ज़ुबान नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ब्यूरोक्रेसी का ताल्लुक जो था हमारे यहाँ वो इंडिया से उर्दू बोलने वाले अफराद थे, इंडियंस थे, तो उन्होंने उर्दू को जो है वो ज़ुबान बना दी। जबकि सिंध में जो है सिंधी बोली जाती थी और कुछ लोग जो बाहर से आए फिर दीगर ज़ुबानें साथ लेकर आए। बलूचिस्तान में बलोची और पश्तो बोली जाती थी, इसी तरह पंजाब में जो है वो पंजाबी बोली जाती थी, या बाद में एक और ज़बान 1970s में पंजाब का दूसरा हिस्सा, उसको सराइकी कहा जाता है, सराइकी सामने आए। कश्मीर के लोग जो है वो हिंदको बोलते रहे, हज़ारा के लोग हिंदको बोलते रहे, और जो खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा है उस वक्त NWFP होता था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो होता था, फ्रंटियर में भी जो है वो हिंदको और पश्तो बोली जाती रही है। पश्तो कम थी 1980s में, चूँकि अफगानी बहुत ज़्यादा का इन्फ्लक्स हुआ और अफगानिस्तान से लोग ज़्यादा आ गए, तो उनकी फिर औलादें भी बहुत ज़्यादा हुई, 30 लाख के करीब जो है अफगानी आए थे, फिर वो 50-60 लाख के करीब भी हुए, और फिर उनके बच्चे पैदा, उनके बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होती है, वो 10 से ज़्यादा ही उनकी एवरेज है बच्चों की, 9-10 चलती रही हो, बाज़ हालात इससे भी ज़्यादा है, और कुछ बच्चे वो छुपाते भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो सारी जगह फैल गई। और इस वक्त लोग समझते हैं कि शायद जो खैबर पख्तूनख्वा है वो पख्तूनख्वा है इसलिए कि वो वहाँ पर पठानों का वो इलाका है, जबकि पठान जो है सारे के सारे अफगानिस्तान से आए हुए, कुछ पहले आए कुछ बाद में आए, लेकिन आए वो अफगानिस्तान से हुए, और 1980s के बाद जो है पश्तो ज़्यादा बोलने लगी। जबकि यहाँ की जो इंडिजिनस ज़ुबान है वो हिंदको है,
हिंदको बोलने वाले लोग हैं, गंधारा के जो लोग हैं, जो गंधारा तहजीब के जो अफराद हैं वो सारे के सारे हिंदको बोलने वाले हैं। उनके डायलेक्ट्स मुख्तलिफ हो सकता है क्योंकि हर 10 किलोमीटर के बाद जुबान की जो डायलेक्ट होती है वो तब्दील हो जाती है और वो डायलेक्ट आपको मुख्तलिफ नज़र आएगी। हज़ारा में कुछ नज़र आएगी, आपको अटक वाले इलाके में कुछ आएगी, पेशावर शहर में कुछ आएगी, उसके जो करीबी 87-88 गाँव हैं जिसको खालसा कहा जाता है वहाँ पे आपको अलग हिंदको मिलेगी। आपको हाट वाली साइड पे चले जाए कुछ और मिलेगी। तो वो सारी जुबान है असल में हिंदको ही और वो बोली जाती रही और बाद में जो है वो पश्तो वहाँ पे शुरू होगी। तो इस और बंगाल में जो है बंगाली बोली जाती थी जिसको बांग्लादेश बन गया और वो सारे के सारे जो है यही हैरान थे कि भाई उर्दू कहाँ से आ गई। तो 1948 में ही ये ऐसा सिलसिला शुरू हो गया था और उनको लग रहा था कि यार हम अक्सरियत में बंगाली कहते थे हम में और उर्दू की ज़ुबान इन्होंने जो है कौमी ज़ुबान बना ली, जबकि इंडिया के यहाँ जो है वो 21 ज़ुबानों को जो है कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया गया और मुख्तलिफ ज़ुबानों का मजमुआ बनाया गया और उन सब में जो फ़ोकियत बेशक उन्होंने हिंदी को दे रखी है लेकिन बाकी ज़ुबानों को भी उन्होंने रखा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि हमने नुकसान उठाया। तो कहने का मकसद ये है कि जो बर्निंग इशू है आजकल वो सबसे ज़्यादा यही है कि हमूद रहमान रिपोर्ट से शायद जो है ये गद्दारी का कुछ सिलसिला है या इससे जो है वो मुल्क दुश्मनी की बात हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें पॉइंट आउट किया गया था कि किन किन वजूहात की बिना पर जो है पाकिस्तान दो लख्त हुआ, उसमें बहुत से किरदारों को जिम्मेदार ठहराया गया, उसमें पॉलिटिशियंस को भी जिम्मेदार ठहराया गया, उसमें जो है ब्यूरोक्रेसी को भी जिम्मेदार ठहराया गया, उसमें मिलिट्री ऑफिसर्स कुछ थे, कुछ जनरल थे, उनको जिम्मेदार ठहराया गया था। तो कोई एक वो नहीं था कि जिसके बारे में कहा गया, वो सबके लिए था। तो सब के सब वाकई जिम्मेदार थे किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी जगह। ब्यूरोक्रेसी डिलीवर नहीं कर सके, पॉलिटिशियंस जो हैं वो अपने झगड़ों में लगे रहे। अलचा के शेख मुजीब रहमान की जो अवामी लीग थी वो जीत चुकी थी इलेक्शन, उसके बावजूद जो है वो उनको इक़्तिदार नहीं दिया गया और यहाँ पर जो है वो पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर आने के बावजूद चाह रही थी कि इक़्तिदार उसको मिले। तो वो झगड़े जो हमेशा के थे वो भी सियासतदानों की जिम्मेदारी उनकी भी थी और इस्टेब्लिशमेंट में वहाँ पर भी आर्मी ने जाके कुछ ऐसे जराइम उनसे हुए, वहाँ के कुछ लोगों से, कुछ जनरल से, कुछ ऑफिसर से, जो कि वहाँ पर मजीद आग भड़काने का सबब बने। इसी तरह जो बाकी इदारे थे वो भी अपनी किरदार इतना अच्छा नहीं कर सके। जैसे यूनाइटेड नेशन में जो हमारा फॉरेन ऑफिस था उसको बड़ा अहम किरदार अदा करना चाहिए था लेकिन वो भी को खास अदा ना कर सका। तो असल बात यह है कि हमूद रहमान रिपोर्ट के हवाले से इस पे कोशिश ये करेंगे कि इस पे बाकायदा एक वीलॉग बनाया जाए और उसके तमाम के तमाम कंटेंट्स को पेश करने की कोशिश की जाए, जो कि वो बताया कि क्या सिलसिला हो 1971 का 16 दिसंबर जब सकूत ढाका हुआ और 20 दिसंबर को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो वो उस पर थोड़ी सी बात भी कर लेंगे कि उस पर वो किस तरीके से हुआ। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार दिया तो वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर इसको सदर पाकिस्तान बने और फिर जब 1973 का 14 अगस्त 1973 को ये आइन नाफिज हुआ तो फिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए और वज़ीर आज़म के पास सारे इख्तियारात मौजूद थे। तो ये वो दिलचस्प सूरत हाल है जिसकी जो है आज हर जगह मिनट नज़र आ रही है। हालांकि इस वीडियो में या जो इमरान खान ने ट्वीट लगाई है इससे कोई गद्दारी का या उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, लेकिन एक हाइप बनाई गई है, लोगों को डराया गया है, लोगों को ये बात की गई जिसकी वजह से पीटीआई वाले बैकफुट पे चले गए और वो सोचने में मजबूर हो गए कि नहीं जी हमने तो ऐसा नहीं किया, हमारी तरफ से ये वीडियो नहीं है, पता नहीं किसने ऐड कर दी, कहाँ से आ गई। तो ये सारी बातें वहाँ पर हुई हैं जो कि बड़ी ख़तरनाक भी हो सकती हैं, जो कि अगर गद्दारी के ज़ुमरे में आ गई और अगर नहीं भी हैं तो पीटीआई कमज़ोर होती हुई नज़र आई है क्योंकि पहले से काफ़ी डरे हुए, उनका डर जो है वो इस वक्त पीछे पहुंचा। बल्कि पीटीआई की ये सूरत हाल हुई है कि उन्होंने जिस वक्त अब जलसा करना चाह रहे हैं तो केपी गवर्नमेंट कहेगी हमारे पास फंड्स नहीं है, केपी का जो चैप्टर वो कह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि किसी दूसरे इलाके में पंजाब में या मरकज़ के इलाकों में जो है वो जलसा किया जाए, तो उससे भी वो बैकफुट कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं सिर्फ खौफ और डर की वजह से। जबकि इमरान खान वाइज शख्स है जो कि डटा हुआ है और वो कह रहे हैं नहीं जी आप लड़ते रहें, हम जो है इसको हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो इमरान खान की पोजीशन अपनी जगह बड़ी मजबूत है लेकिन बाकी लीडर साहिबान जो है वो कमज़ोर होते या दिखते हुए दिखाई दे रहे हैं।